धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, संसद के इस अपर हाउस के सभी सदस्यों ने इन दोनों ही बिलों का समर्थन किया, इसलिए मैं भी इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इस बिल में ख़ास तौर से जो नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल है, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा चर्चा हुई है बनस्पत के द नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथिक बिल पे, जबकि पूरी दुनिया में होम्योपैथी दूसरी ऐसी विधा है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। मैं दोनों बिलों का महत्वपूर्ण बिल हैं, इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि दोनों बिल के माध्यम से जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा पद्धति है, पेशा है, मेडिकल प्रोफेशन है, इन संस्थानों से जुड़े जो विभिन्न पहलू हैं, उनके विकास और नियमन के लिए उपयोगी होंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज़ादी के 72 वर्ष बीत गए और हम आज तक अभी तक WHO के मानदंड के अनुसार चिकित्सक नहीं बना पाए हैं, अभी तक डॉक्टर्स नहीं पैदा कर पाए हैं। भारत में WHO के मानक के अनुसार 1000 की जनसंख्या पे एक चिकित्सक की ज़रूरत होती है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारा देश अभी इस बेंचमार्क पे पहुंचने में कोसों दूर है। इस बात का प्रमाण इस बात से लगता है कि जो अस्पतालों में लगने वाली लंबी लाइन, मरीजों की बढ़ती संख्या इस बात को प्रमाणित करती है। दूसरी एक तरफ तो डॉक्टरों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ इस बिल को अगर देखें तो उसमें जैसा कि हमारी मनोज झा जी ने और तमाम सदस्यों ने बात कही कि यौगिक साइंस को और नेचुरोपैथी को इस बिल में शामिल नहीं किया गया। इस बिल में यौगिक साइंस और नेचुरोपैथी को शामिल ना करना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो पूरे देश में जितनी भी संस्थाओं ने, चाहे नीति आयोग हो, चाहे संसद की स्थायी समिति हो, जिसके चेयरमैन हमारे प्रोफेसर रामगोपाल साहब थे और मैं भी उसका सदस्य था उस समय, और CCIM ने भी कई मौक़ों पर योग और नेचुरोपैथी को कानूनी दायरे में लाने के स्पष्ट प्रावधान के लिए सिफारिश की है। लेकिन देश में 45 मेडिकल कॉलेज जो 15 राज्यों में MD के कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज चला रहे हैं, जहाँ 6 मेडिकल कॉलेज जो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन चल रहे हैं, फिर भी योगा और नेचुरोपैथी के लोगों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना का, उनका संचालन का, या फिर वो उनसे जो पास आउट 5.5 साल की, 4.5 साल की एकेडमिक और 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो उन डॉक्टर्स का क्या होगा, उन लोगों का उनका आखिर भविष्य क्या है, क्योंकि नेशनल कमीशन बिल में भी उसे शामिल नहीं किया गया जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है। दूसरा, ऐसे लोग जो डिग्री धारक हैं वो आखिर किस नाम से जाने जाएंगे, डॉक्टर या झोला छाप के नाम से जाने जाएंगे। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इस बिल को पूरी तरीके से ठीक से नहीं देखा, नहीं पूरा किया गया। लेकिन इस बिल में जो सबसे बड़ी कमी मुझे मेरी दृष्टि से लगी, जो एग्जिट एग्ज़ाम की है, जो कि NMC में भी उसके ऊपर चर्चा हुई थी और स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस बारे में अपनी बातें रखी थी जब हुई थी। एग्जिट एग्ज़ाम के बाद मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, अपने उत्तर में ज़रूर बताएं कि जो एग्जिट एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर में होगा, उसमें अगर बच्चा पास नहीं होता है तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या उसे दोबारा एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलेगी या फिर उसको फिर से वो अपने 10+12 के स्टैंडर्ड पर रह करके अपना जीवन यापन करेगा? एक बात ये। दूसरी बात ये कि इन बिलों के आने के बाद तमाम मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनको मान्यता, उनको रेगुलेट करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। क्या मंत्री जी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को परमिशन देंगे उनमें SC ST और OBC के लोगों को रिजर्वेशन उसमें होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सरकार जब से 2014 में बनी है तब से लेके आज तक पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। प्राइवेटाइजेशन तो करते जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो सरकारी नौकरियां थी जिनमें SC ST OBC के रिजर्वेशन होते थे वो कटते जा रहे हैं। तो क्या इसमें भी ये जो बैकलॉग, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैकलॉग है, चाहे आयुर्वेदा के कॉलेज हों, चाहे यूनानी के कॉलेज हों, चाहे होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज हों, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, या फिर योगा के हों, इन जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं इनमें जो SC ST OBC का बैकलॉग है, क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे अपने उत्तर में कि क्या वो बैकलॉग भरा जाएगा या कब तक भरा जाएगा? मैं इन्हीं बातों के साथ, इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया।
श्री सुशील कुमार गुप्ता जी।